ओके स्टार्ट करें हम चैप्टर नंबर 5 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। इसमें देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज रोटेशनल मोशन। व्हाट इज रोटेशन? जब एक बॉडी अपने एक फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव करे लेकिन वो एक्सिस बॉडी के अंदर से पास हो, तो हम कहते हैं कि ये मोशन कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। अगेन लिसन टू मी, ये आपके पास जस्ट लाइक अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ है और मैं यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा हूँ इसके सेंटर से। इस एक्सिस को जिसके अबाउट ये यूं मूव कर सकता है इसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का। और इस स्फीयर के ऊपर मौजूद हर पॉइंट, जैसे कि मैं ये ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ये एक पाथ पे मूव कर रहे हैं, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर पाथ। यानी कि पूरी बॉडी एज अ होल रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और बॉडी के ऊपर मौजूद हर पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पॉइंट्स सर्कुलर मोशन में है और पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास हुआ हुआ है। अब कि इस रोटेशन की वजह से डे नाइट की चेंजेस आती है, दिन रात में और रात दिन में तब्दील होती है। फिर आप डिफाइन करते हैं, अच्छा इसको स्पिन भी कहते हैं, अच्छा स्पिनिंग मोशन, सिंपली स्पिन भी कह सकते हैं। फिर हम डिफाइन करते हैं रेवोल्यूशन और ऑर्बिटल मोशन। रेवोल्यूशन या ऑर्बिटल मोशन में क्या होता है कि बॉडी रिवॉल्व्स अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज आउटसाइड द बॉडी। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर रोटेटेड नहीं है, वो बॉडी के, मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। दूसरी आपके पास एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो रोटेशनल मोशन में इट इज मोशन अबाउट इंटरनल एक्सिस, और रेवोल्यूशन में इट इज मोशन अबाउट एक्सटर्नल एक्सिस। एंड द गुड न्यूज इज कि अगर हमें चैप्टर 4, 3 और 4 बिल्कुल क्लियर है, तो 3 और 4 को मिला के चैप्टर नंबर 5 में वहां पे आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां पे लीनियर फोर्स F, यहाँ पे एंगुलर फोर्स टॉर्क और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी। चैप्टर 4 में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और लीनियर मोमेंटम चैप्टर 3 से उठाएंगे। ये चैप्टर 5 में मौजूद है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के नाम से। The most part of the chapter comprises of the same concept that we have already learned in chapter number 3 and 5. 3 and 4, yes. तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसे डिफाइन करेंगे, इसका सिंबल बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे इसे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फिर लेटर ऑन हम डिराइव करते हैं। क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम बताएंगे कि इसकी नेचर क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है। उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। How do we define angular displacement?
कंसिडर कीजिए आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में बॉडी जो है वो किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी। तो ये सर्कल का सेंटर बॉडी पॉइंट ए पर थी और वो मूव करके पॉइंट बी पर चली गई है। तो ये ओ, ये ए, ये बी। इस दौरान बॉडी ने जो एंगल बनाया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप कह दें कि ए बी एक आर्क है, आर्क की लेंथ को आप एस से शो कर दें, तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द center of the circle is called angular displacement. It is an angle made by an arc at the center of the circle. इस आर्क ए बी ने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल ए ओ बी बना रखा है ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। या फिर क्या ये बॉडी का रेडियस है, सर्कल का रेडियस है? और अगर बॉडी इस पॉइंट पर लोकेटेड थी तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये बॉडी का पोजीशन वेक्टर है आर, और जब बॉडी पॉइंट बी पर जाएगी तो इसका पोजीशन वेक्टर है। तो द एंगल थ्रू व्हिच द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी रोटेट्स इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कई एक डेफिनेशन है, आपको इसमें जो भी आसान लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सिंबॉलिकली इसे कैसे शो करेंगे? एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी और यहाँ पे इसकी नेचर पे बात करते हैं। सिंबल है थीटा। एक्सप्लेनेशन में आप ऐसा करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, बॉडी को ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, वहां पे उसका एंगल मेंशन करेंगे, आपकी लेंथ मेंशन करेंगे, रेडियस मेंशन करेंगे और डिस्कस कर लेंगे इससे। अच्छा, नेचर स्केलर है या वेक्टर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल ये एक वेक्टर है और क्योंकि ये एक वेक्टर है तो फिर ये याद रखें कि इट इज वेक्टर फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली। ये सिर्फ स्मॉल एंगल्स पर वेक्टर है, बड़े एंगल पर वेक्टर नहीं है। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड ओबे कम्यूटेटिव लॉ। छोटे एंगल्स पर ही कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा लेकिन बड़े एंगल्स पर ओबे। अब ये समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। नहीं, मुझे ये मेरी गाइड दे। ये देखें सारे स्टूडेंट, ठीक है, एवरीबॉडी लुक एट हियर। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये बुक की इनिशियल ओरिएंटेशन, इनिशियल पोजीशन है और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको दो 90 डिग्री की रोटेशंस देंगे, वन टुवर्ड्स यू एंड द अदर टुवर्ड्स योर राइट। तो ये रिजल्टेंट आ गया। दोबारा लिखें, टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स योर राइट। तो रिजल्टेंट हमारे सामने है। आपको बुक का ये वाला फेस नजर आ रहा है। तो ये था a प्लस b। अब मैं पहले करूंगा b फिर करूंगा a, क्या सेम रिजल्ट है? तो याद करें इसे, टुवर्ड्स यू टुवर्ड्स योर राइट। अब मैं कर रहा हूं टुवर्ड्स योर राइट 90 डिग्री रोटेशन, फिर टुवर्ड्स यू। तो क्या रिजल्टेंट सेम है? तो ये बड़े एंगल पे कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा, छोटे एंगल पे चेक करेंगे ओबे करता है या नहीं करता। ठीक है, छोटे एंगल पे कैसे करेंगे? ये स्लाइटली टुवर्ड्स यू, स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट, slightly towards you, towards your right. अब slightly towards your right and then towards you. दोनों में ओरिएंटेशन सेम आती है। 30 डिग्री के एंगल से कम पे है तो ये बिल्कुल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वहां पे कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा है। तो बुक ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्यों ये छोटे एंगल्स पर वेक्टर है और बड़े एंगल्स पर स्केलर है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? कि छोटे एंगल पर व्हिच इज लेस देन 30 डिग्री ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑफ वेक्टर रिलेशन को ओबे करता है और बड़े एंगल पर ओबे नहीं करता। अच्छा, अब क्योंकि हमें तो ये पता चल चुका है कि ये वेक्टर है, वेक्टर है तो फिर तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और अगर डायरेक्शन होगी तो कैसे फाइंड करेंगे? यस, अब ये चैप्टर हमारा सारा सारा एक्सियल वेक्टर्स वाला है। चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट एक्सियल वेक्टर्स। कौन से होते हैं? जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और जब भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो अगर राइट हैंड रूल यूज करना है तो उसके लिए पहले से डिफाइन कर दें साइन कन्वेंशन।
तो साइन कन्वेंशन क्या है? अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हुई लाइक दिस, तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थीटा इज पॉजिटिव, बट फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन द थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपको पंखे का समझाया था। पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है इसीलिए हवा नीचे आ रही है, पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो हवा ऊपर जाती। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। फाइनली इसका यूनिट बता दो, तो इसका यूनिट क्या है? हाँ, ऐसे यूनिट इज रेडियन या रेवोल्यूशन या रोटेशन। नॉन ऐसे यूनिट्स में डिग्री आता है। और अगर रिलेशन लिखना चाहते हैं तो बताइए, वन रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज है और कितने रेडियन है? 2 पाई रेडियन। और अगर मैं वन रेडियन की वैल्यू पूछ लूं तो वन रेडियन कंटेन 57.3 degrees या 0.16 revolutions। 159 आता है तो मैं उसको 16 ले लेता हूँ, 0.16 revolutions आ जाता है आपके पास। अच्छा, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी किसकी? सारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने डेफिनेशन बता दी, इंटीग्रल वगैरह बता दी। डायमेंशन लेट्स से इसकी डायमेंशन सेम। अब डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गई है। एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट फैंस बंद कर दें। सिंबॉलिकली इसे आप ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा से शो करेंगे। ये W नहीं है। W जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। ये ओमेगा प्रोनाउंस होता है, करली लिखा जाता है, करली W। तो ये ओमेगा। और देखिए, फर्ज करें कि आपकी बॉडी, एक बॉडी जो है वो मूव करके पॉइंट ए से कहाँ चली गई? पॉइंट बी पर चली गई। जब वो पॉइंट बी पर गई तो इस दौरान उसने कितना एंगल बनाया? थीटा। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो वी डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट। नेचर क्या है? डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए पॉजिटिव है ओमेगा और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए नेगेटिव है। तो इसमें ये कमाल है इस चैप्टर में कि तमाम टॉपिक्स का सिमिलरिटी इंडेक्स हो जाता है। फिर बताएं यूनिट कैसे? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, या फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड, या फिर रोटेशन पर सेकंड, या फिर आरपीएम। बहुत फेमस यूनिट है। क्या मतलब इसका? राउंड्स पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। ये तीनों नाम है इसके आरपीएम के लिए। और फिर इसका एक और यूनिट है सीपीएस। यस, साइकिल्स पर सेकंड। सीपीएम नहीं है, सीपीएस है, साइकिल पर सेकंड। अच्छा, फिर आप डिफाइन करेंगे यहाँ से चंद छोटी छोटी डेफिनेशन जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी। दोस्त जी, इसकी डायमेंशन टी इनवर्स। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म
एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने चैप्टर 3 में यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी डिफाइन की। टोटल कहाँ से आ गया इसमें? जज्बात से काम नहीं लेना। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस और यहाँ पे एवरेज। अच्छा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पे बात करें तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी? सो वी डिफाइंड एज equal angular displacement in equal intervals of time. This is called uniform angular velocity. Non-uniform का क्या मतलब होगा? Unequal angular displacement in equal interval of time. Instantaneous का क्या मतलब है? At any instant of time, such that time interval approaches to 0. So we write instantaneous angular velocity as limit time interval delta t approaches to 0 on this formula delta theta by delta t. Average कैसे define करते हैं? It is a total angular displacement divided by, हाँ ये फार्मूला कब लगाएंगे जब फाइनल और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो टाइम गिवन हो, वरना दूसरा फार्मूला लगेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n divided by t1 plus t2 plus t3 up to tn। याद है जब लीनियर वेलोसिटी v थी तो हमने किया था डेल्टा s बाय डेल्टा t फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, और फिर हमने वहां पे लिखा था s1 plus s2 plus s3 plus up to plus sn divided by t1 t2 t3 up to tn। तो ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में फिर हमने एवरेज के सारे केसेस सुनाए, वो चार डिस्कशन जो हमने उसके की थी, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये आपके पास जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं एंगुलर वेलोसिटी को लेके वो हो गई। फिर हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें भी एज यूजुअल हेडिंग देंगे, आप इसे डिफाइन करेंगे, इसका सिंबल बता देंगे, फिर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे, फिर आप इसकी नेचर बता देंगे, ठीक है, फिर साइन कन्वेंशन के ऊपर बात हो जाएगी, और फाइनली इसका यूनिट डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन how do we define angular acceleration? Linear acceleration is the time rate of change of linear velocity. Angular acceleration is the time rate of change of linear velocity. ठीक है, तो represented by alpha, मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए और फिर नेचर बताएं, फिर नहीं, नेचर के बाद इसकी डायरेक्शन बता। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे विद डायग्राम। ओके, टॉपिक में हम करना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O कंसीडर कर लें, और बॉडी जब किसी पॉइंट A पर है उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई, और फिर बॉडी मूव करके चली जाती है किसी पॉइंट B पर जहां पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी है
ओमेगा एफ। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। और ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में आया है। ठीक है, ये बॉडी की स्टार्टिंग पोजीशन थी, इसको आप सेंटर को ओ कह रहे हैं, इसको आप ए कह रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा is the time rate of change of angular velocity. By nature it is a vector quantity और angular acceleration किस पे डिपेंड करती है, change in angular velocity in इसकी डायरेक्शन angular velocity की डायरेक्शन पे, change in angular velocity की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, आप बताएं कि आप दोनों थर्ड लास्ट वन में बैठे, मैं पीछे आपके साथ ये आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। ये बताइए कि एंगुलर एक्सेलरेशन तब पॉजिटिव होगी या उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जानी चाहिए। चैप्टर 3 में मैंने टीच किया था कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है और उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है। जी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पे तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसे। वो तो फॉर्मूले में भी नजर आता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, हम बता चुके हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। एनीवन क्लास में कोई भी बता सकता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हालात इस किस्म के हैं, वेरी गुड, जिसने भी बताया ये स्पीड पे डिपेंड करता है, देखें आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये सिचुएशन हो सकती है आपके सामने कि अगर बॉडी की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कम है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मतलब बॉडी कौन सी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या पता चल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो फिर एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, सेंस क्या उसका एंटी क्लॉकवाइज, सो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो फार्मूला चैप्टर 3 में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है तो फिर उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और अगर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है एंगुलर वेलोसिटी के। यानी इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0, और यहाँ पे दोनों के दरमियान एंगल 180 होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन डिपेंड कर रही है एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है और बॉडी स्पीड अप हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है क्योंकि बॉडी स्पीड अप हुई है। तो अब हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आएगी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है व्हिच इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस बात का सबूत हो गया। अब अगर बॉडी स्लो डाउन हो रही होती तो फिर क्या होता, वो केस भी बना लेते हैं ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पैटर्न मिल जाए, याद रहे। अच्छा, इसी में चला, अब देखें सिचुएशन को एनालाइज करें। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, और बॉडी कौन से मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है। तो बॉडी स्लो डाउन हुई है, स्लो डाउन हुई है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी कि नहीं, मतलब अब एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आपने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज थी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंटी, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में भी ये डिफाइन कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन इज एंड क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन इज नेगेटिव।
तो हम उसको देखते हुए ही एग्जैक्टली सेम डिसीजन ले लिया करते हैं। और अब फाइनली बताएं इसका यूनिट क्या है। हाँ, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशन लिखी तो क्या होगी, t-2 हो। ठीक है, ठीक है, टाइम क्या है? ओके, चलें इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट